तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस रिंग बांध में इतने बड़े बड़े काले कारनामे हैं जिन्हें सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। ये भूमाफियाओं को पता चल गया था कि इनका वंश कुछ है नहीं, जयलाल का जी, अब जी, बचा जी। नहीं है, निर्वंश है। निर्वंश है जी। शपथ पत्र में जो पहचान करता है वो आजाद इराकी है। आज वो आजाद इराकी उस जमीन का मालिक है। अरे ये तो गजब बात बता रहे हैं। गोपाल की चौपाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गोपाल पांडे आजाद और आप देख रहे हैं गोपाल की चौपाल। देवी और सज्जनों, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो याद कीजिए सिनेमा में देखते थे कि उस फिल्म का खलनायक किस तरह से सफेद पोशों के साथ मिलकर किसी संपत्ति को हड़पने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाया करता था। उस समय ऐसा लगता था कि ये तो सिनेमा है, क्या रियल लाइफ में संभव है? मन कहता था नहीं, लेकिन यकीन मानिए हमारा सरगुजा इन दिनों सिनेमा से भी 4 हाथ आगे निकल गया है। साथियों, जिस तरह से अंबिकापुर प्रतीक्षा बस स्टैंड के सामने रिंग बांध और भातुपारा तालाब को पाटकर इन भूमाफियाओं के द्वारा हड़पने का प्रयास किया गया और कुछ मीडिया को छोड़ के अन्य सभी मीडिया इस मामले पर खामोश हो गई, इसे देखते हुए हमने तय किया था कि हम इस मामले को उठाएंगे और तब तक उठाएंगे जब तक कोई नतीजा नहीं आ जाता। सबसे पहले हमने गोपाल की चौपाल पर बताया कि किस तरह से रिंग बांध की जमीन को फर्जी लोगों के नाम से चढ़वाकर अपने नाम से रजिस्ट्री कराई गई। हमने आपको बताया कि इस जमीन का वास्तविक मालिक निर्वंशी था और मैंने आपसे वायदा किया था कि रिंग बांध पर कल मैं आपके सामने बहुत बड़ा खुलासा करूंगा कि किस तरह से यहाँ के भूमाफिया यहाँ के सफेद पोशों के संरक्षण में रिंग बांध को हड़पने के लिए तरह तरह के पैतरेबाजी करके आखिरी में उसे अपने नाम से कराने में सफल हो गए। इन सभी खबरों को दिखाने के बाद आज कागजात के साथ हमारे समक्ष यहाँ पे उपस्थित हैं कैलाश मिश्रा जी, जिनके एक एक कागज हमारे दिखाए गए खबरों को पुख्ता करती हैं। कैलाश भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोपाल की चौपाल में। बहुत बहुत आभार गोपाल भैया, आपने मुझे आमंत्रित किया और मुझे अवसर दिया। कैलाश भैया, पिछले 10 वर्षों में जैसा हमको देखने को मिल रहा है कि अंबिकापुर में जमीनों के रेट में बेतहाशा वृद्धि हुई है। मतलब आम आदमी के हाथ से जमीन निकल गया जी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो मेन जो कारण है वो धन पशुओं का काला धन जमीन में भूमाफियाओं के माध्यम से लग रहा है और जिसमें संरक्षण हमारे ही शहर के सफेद पोशों का है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा कहा जाता है कि अंबिकापुर में जमीन का रेट सबसे ज्यादा है। और जिस तरह से हमारे प्राकृतिक संसाधनों की लूट इन दिनों मची हुई है वो बिना संरक्षण के तो संभव नहीं है। इस पे आपका क्या विचार है? बिल्कुल बिल्कुल आपका सही कहना है और सभी पार्टी में लोग हैं ऐसे। और आप देखिए, व्यवसाय कुछ नहीं करते, इनके नाम पे कोई काम धंधा नहीं है, तो ये अचानक से बाइक से स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर और फॉर्च्यूनर से फिर और करोड़ों के मालिक कैसे हो जा रहे हैं और बिजनेस कुछ नहीं दिख रहा है इनका। तो निश्चित रूप से मानिए छत्तीसगढ़ बनने के बाद बहुत तेजी से लोग जमीन के धंधे में शामिल हुए और जमीन का धंधा, कोई भी धंधा करना बुराई नहीं है, लेकिन आप कोई कमजोर है, कोई जिसका वंश नहीं है और पूरे पेपर कागजात सब बदलवा के, सब फर्जी नामा तैयार करके, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर और उसको फिर अपने नाम पे कराना, फिर उसको बेचना, ये निश्चित रूप से गलत है और इसमें सभी पार्टी के लोग हैं और अच्छे अच्छे लोग हैं। हाँ, मतलब पीछे से बहुत जो अपने आप को इज्जतदार आदमी समझते हैं, ये सब डूबे हुए हैं, ये निश्चित रूप से। और पहले तो ये जो भूमाफिया थी ये जमीनों तक ही सीमित, अब तो ये प्राकृतिक संसाधनों पे लूट मचा दिए हैं। आपने देखा पिछले ही महीने भातुपारा तालाब में जिस तरह से उस तालाब को पाट दिया गया, नहर को पाट दिया गया, उसके पश्चात फिर अभी हम वर्तमान में जो लड़ाई लड़ रहे हैं रिंग बांध तो प्रतीक्षा बस स्टैंड के सामने है, 24 घंटा वहां चहल पहल रहता है
और सबसे बड़ी बात है कि ये रिकॉर्ड में है कि 2002 में उस समय की नगर पालिका की जो अध्यक्ष थी श्रीमती कमला त्रिपाठी जी, उन्होंने वहां पे छठ घाट के लिए भूमि पूजन किया था। 1964 में वहां बांध का निर्माण हुआ था। और इतने चहल पहल वाले जगह पे इस तरह से भूमाफियाओं के द्वारा मिट्टी पाट देना, ये कोई छोटी मोटी हिमाकत आपको लगती है? नहीं, लेकिन क्या है ना गोपाल भाई, मैं पहले ही बताया कि राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंगता। जब तक वो कलेक्टर तक बात नहीं पहुंचती, कलेक्टर जब तक एक्शन नहीं लेते तब तक बात नहीं होती। और आम आदमी एक फोन करके और शांत बैठ जाता है, तो उसी का फायदा है उठाते हैं। जी जी। तो साथियों, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं मकसद मेरा। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग होनी चाहिए। वाह। आज जिस तरह से हमारे प्राकृतिक संसाधनों पे लूट मचा हुआ है, हमारे ताल तलैयों को ये भूमाफिया पाट रहे हैं, उसे देखते हुए हम सभी को एक होने की आवश्यकता है। और आइए रिंग बांध के ऊपर आगे बात करते हैं कैलाश भैया से। कैलाश भैया, जैसा कि हमने कहा कि ये जो भूमाफिया हैं, इनका संरक्षण सफेद पोश करते हैं। और मुझे एक सूत्र से ये जानकारी प्राप्त हुई कि जब वहां पे 2-3 डंपर भी मिट्टी आया था, उसी समय तहसीलदार साहब वहां आ गए थे। लेकिन किसी एक बड़े सफेद पोश का फोन आया और तहसीलदार साहब अपना पूरा कुंबा लेके वहां से चले गए। मैं कंफर्म तो नहीं बता रहा हूं और मेरी मर्यादा उनका नाम लेने से भी रोक रही है कि वो कौन सा जन थे, लेकिन जिस दिन मुझे इसका साक्ष्य मिलेगा मैं उनका नाम भी लूंगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि प्रशासन जो है दबाव में जानबूझ करके ऐसी चीजों को नहीं रोक पाता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, नगर निगम का अमला भी वहां पहुंचा था रात को जी, तो उसको हल्ला करके भगा दिया गया जी। उसके बाद फिर जो मुझे जानकारी है, राज्य प्रशासनिक अधिकारी को खबर किया गया कि पुलिस लेके पहुंचे, फिर भी वहां पे बहुत देर तक कोई पहुंचा नहीं। उसके बाद एक अधिकारी ने कलेक्टर साहब के नॉलेज में डाला। जब कलेक्टर साहब ने फिर उसके बाद टीम भेजी है, पुलिस को भेजा है, राजस्व अधिकारियों को भेजा है, तब उसके बाद फिर जो पाटने वाले माफिया लोग थे तब वहां से भागे हैं। तो निश्चित रूप से है कि जब तक ऊपर के प्रशासनिक और वो भी वही मैं बोला ना कि जब तक कलेक्टर इंटरफेयर नहीं करते तब तक तो भूमाफियाओं का दुस्साहस इतना है कि ये कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं, कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं। और जब तक प्रशासन का अमला आया तब तक आप जानते हैं कि आधे से ज्यादा जमीन को ये पाट चुके थे। जी। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस रिंग बांध में इतने बड़े बड़े काले कारनामे हैं जिन्हें सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। निश्चित तौर पे साथियों, अभी कैलाश भैया जैसा मुझे बता रहे थे, आइए बात करते हैं। कैलाश भैया, जैसा कि आप मुझे बता रहे थे कि खसरा नंबर 3714 जिसका रकबा 57 डिसमिल है, ये जो जमीन है किसी जयलाल के नाम से थी जी, और जिनका 2 बार मृत्यु प्रमाण पत्र लगाया गया है। एक 1963 में जो 1/9/2025 को जारी हुआ और दूसरा 1976 में इनकी मृत्यु हुई जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र 24/2/2018 को हुआ। ये क्या मामला है? देखिए, क्या है, जैसे भूमाफिया, मैंने कहा कि भूमाफिया आप इसी अंदाज से समझेंगे कि ये भूमाफियाओं को पता चल गया था कि इनका वंश कुछ है नहीं, जयलाल का अब बचा नहीं है, निर्वंश है जी। तो इन्होंने क्या किया, एक ननकी बाई जो सखौली की रहने वाली थी, उसके माध्यम से एक आवेदन प्रस्तुत किया फौती नामांतरण का, वंश वृक्ष वगैरह बना के शपथ पत्र का। जी। शपथ पत्र में जो पहचान करता है वो आजाद इराकी है। आज वो आजाद इराकी उस जमीन का मालिक है। अरे, ये तो गजब बात बता रहे हैं। हाँ, वो मालिक है। अब क्या हुआ, वो पेश हुआ, उसमें जो मृत्यु प्रमाण पत्र लगाया गया था जी, उसमें यह बताया गया था कि जयलाल की मृत्यु मिशन अस्पताल में 1976 में हुई है जी, और उसका जो पंजीकरण डेट है जो मृत्यु प्रमाण पत्र में वो 2018 का है। अच्छा, जो 1976 को डेथ हुई उसका हाँ, जारी 2018 में बताया इतने इतने लंबे के बाद, ओहो, है ना? जी। वो संदिग्ध होता है जी। फिर उसमें आजाद इराकी का पहचान करता संदिग्ध होता है। हाँ। और उसके बाद फिर दिसंबर 2024 में। अच्छा, एक मिनट मैं आपको रोकूंगा। ननकी बाई का जो पहचान करता बनता है
फावती उतारने के लिए, मतलब जिनकी मृत्यु 2 बार हुई, 1963 में एक बार हुई और एक बार 1976 में हुई। उसके बाद जयलाल का फावती उतारने के लिए एक ननकी बाई नाम की महिला सामने आती है, जिसका पहचान करने वाला आजाद इराकी है, जो अभी इस जमीन को बताता है कि मेरे नाम पे नहीं, उसका जमीन का मालिक है, आज मालिक है, उसके नाम पे, उसके नाम पे रजिस्ट्री हुई है। फिर तो क्या होता है कि इस बीच में दिसंबर 24 में फौती के लिए आवेदन लगता है जी, और 3 महीने के बीच में ही जी वो ननकी बाई का देहांत हो जाता है। अच्छा, जब देहांत हो जाता है तो प्रकरण नस्तीबद्ध हो जाता है जी, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र उसमें जयलाल का लगा हुआ है। पहचानकर्ता ननकी का कौन है? आजाद इराकी। अब ये प्रकरण नस्तीबद्ध हो जाता है तो जो भी इसके पीछे थे जी, जो भी इसके पीछे थे उन लोगों ने फिर से जयलाल का एक नया मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया जी, वो भी अमल भिट्ठी से। और अमल भिट्टी में उसका देहांत जो है बताया गया वो 1963 का 1963 का जी 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 देहांत बताया गया जी। और वो अमल भिट्ठी से पंजीयन हुआ है 1/9/25 को 1/9/25 को अमल भिट्टी। हाँ 1/9/25 को। और 1/9/25 को जो इनको प्रमाण पत्र मिलता है मृत्यु का जी, उसके 9 दिन बाद जी ये तहसीलदार के यहाँ फिर से एक नया चंद्रशेखर यादव को तैयार करते हैं, 8 लोगों को तैयार करते हैं और एक फौती का नया आवेदन देते हैं। अच्छा, और ये बताते हैं कि ये जयलाल जो है अमल भिट्ठी का था। अरे, और ये ननकी बाई कहाँ गई? ननकी बाई सखोली की। अच्छा, यहाँ से ये पूरा स्किप हो गई। हाँ, स्किप हो गया। अब दूसरे का बिल्कुल आवेदन आ गया, वंश वृक्ष भी पूरा दूसरा आ गया। ओहो, सब कुछ दूसरा चेंज आ गया। और वो पुराना प्रकरण चूंकि नस्तीबद्ध हो गया था तो इनको ध्यान ही नहीं था कि एक प्रकरण चल चुका है। इस पे गए ही नहीं। इनको तो हड़बड़ी रहती, पैसा दो काम बढ़ाओ, पैसा दो आगे बढ़ो। तो जब 1/9/25 को मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ, 9/9/25 को आवेदन लगा जी, और उसके बाद फिर ये पत्र जाता है, चूंकि लखनपुर का था तो लखनपुर तहसीलदार को जाता है ये पत्र जी, कि उसका वंशावली भेजिए। हाँ, जब वो पत्र जाता है तो तहसीलदार के नॉलेज में भी नहीं आता जी। ये जो भी दलाल हो या जो भी लेके गए हों बाई हैंड जी, वो सीधे पटवारी के हाथ में देते हैं वो पत्र जी। और वो पटवारी जो है उसमें जो अपना प्रतिवेदन है, प्रतिवेदन में लिखता है कि तहसीलदार का पत्र क्रमांक क्यू और उसमें दिनांक नहीं लिखता। जब तहसीलदार ने दिया पत्र तो दिनांक भी लिखेगा, डेट भी डालेगा, डेट नहीं है। अब उसके बाद वो प्रतिवेदन बना देता है। सेम जो आवेदन में वंशावली है उसी को वंशावली को उतार देता है जी। और वंशावली को उतारने के बाद जी जो है वो जो पत्र भेज आता है न्यायालय अंबिकापुर तहसील में, उसमें ये बताया गया है कि तहसीलदार का पत्र क्रमांक 1640 या 1610 इतना, और वो पत्र है ही नहीं। इस प्रकरण में वो पत्र है ही नहीं, तहसीलदार का कोई पत्र दिखता ही नहीं है। सीधे केवल पटवारी का जो प्रतिवेदन है, पंचनामा है, वो लगा हुआ है। अरे, अब जब ये आ गया और उसी आधार पर फौत चढ़ जाता है और 8 लोगों के नाम पर चढ़ जाता है, जबकि अंबिकापुर पटवारी ये रिपोर्ट देता है पंचनामा की रिपोर्ट में कि यह जल भराव क्षेत्र है। अच्छा, पटवारी की रिपोर्ट में है ये? हाँ, अंबिकापुर के पटवारी के प्रतिवेदन में है फिर यह जल भराव है। और बड़ी बात जी, इसके बाद ये हो गया, ये आपका नामांतरण हो गया जी। और नामांतरण होने के बाद जब रजिस्ट्री के लिए जाता है, उसके बाद तुरंत मतलब 22/12 को आदेश होता है और 1 जनवरी 26 को इसकी रजिस्ट्री हो जाती है जी। केवल 10 दिन बाद, 10 दिन भी नहीं होता, रजिस्ट्री हो जाती है। और रजिस्ट्री उसी आजाद इराकी के नाम पर होती है। और रजिस्ट्री में जो आजकल ये हो गया कि रजिस्ट्रार देखेगा स्थल को, वो स्थल जल भराव का नहीं दिखा रहा है, वो एक खेत का दिखा रहा है, एग्रीकल्चर लैंड का। तो इसमें रजिस्ट्रार की भूमिका भी संदिग्ध है, बिल्कुल है संदिग्ध, है ना। हाँ? ये रजिस्ट्री नहीं होना था। तो पूरा इस तरह से षड्यंत्र करके 2 बार जयलाल को मार के और वो फौती नामा चढ़ाया गया है, जो पूर्णतः फर्जी है और पूर्णतः जल भराव क्षेत्र में हो नहीं सकता रजिस्ट्री भी। और पूरा का पूरा गेम जो है भूमाफियाओं का है।
और ये वही आजाद इराकी है जो दरिमा में इसने शासकीय भूमि को अपने नाम पे कराया, जिसका नामांतरण नहीं हुआ। खुटिया में शासकीय भूमि को अपने नाम पे रजिस्ट्री कराया और नामांतरण नहीं हुआ। और तीसरा ये है, और इसके कई प्रकरण दूसरे जिलों में भी, मननगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर जिलों में भी। तो ऐसे आदमी के ऊपर भी FIR होना चाहिए जो दस्तावेज बदल रहे हैं। इसमें तो सीधे सीधे 420 का FIR दर्ज हो जाना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से। ये तो 420 है ना कि एक मृत आदमी को आप दो बार मारते हैं जी, और दो अलग अलग लोगों को लेकर के आते हैं फाउती। पहले आप लेके आते हैं ननकी बाई को। हाँ, ननकी बाई जब दुर्भाग्य से ये मर जाती हैं तो आप फिर चंद्रशेखर यादव को लेके आ जाते हैं। दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र लेके दूसरे को ले आते हैं और ये भूल जाते हैं कि इससे पहले एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगा चुके हैं। हाँ। मतलब साथियों, ये इसको आप समझिए मामला क्या है। देखिए, ये जो कागज हमारे पास है इस समय, ये पूरा एक बंडल ही है हमारे पास कागज का। आप देख पा रहे होंगे, भैया लेके आए हैं जी। इसमें देखिए, इसमें आप समझने का कोशिश कीजिएगा। इस पूरे मामले में होता ये है कि जो जयलाल जी हैं, जो हमारी जानकारी में बात आई है, वो निर्वंश थे, उनका कोई वंश नहीं था जी। जयलाल जी की मृत्यु का 2 प्रमाण पत्र हमारे पास इस समय स्टूडियो में मौजूद है। साथियों, ये जो पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, इसका पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है वो हमारे कैलाश भैया को जाता है। देखिए, मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूं। जयलाल जी जिनके नाम से ये जमीन थी, 3714 खसरा नंबर, इनके मृत्यु का इस समय हमारे पास 2 डेथ सर्टिफिकेट है। एक है 24/2/2018 का और एक है 1/9/2025 का। होता क्या है कि जब जयलाल जी मर जाते हैं तो इनका कोई वंश नहीं था, जो हमारी जानकारी में है। और जो भूमाफिया हैं ऐसे ही लोगों की तलाश में रहते हैं। जब भूमाफियाओं को यह पता चलता है कि जयलाल का कोई वंश नहीं है, तो एक ननकी बाई नाम की महिला आती है, जिसके लिए एक फर्जी डेथ सर्टिफिकेट जारी होता है 24/2/2018 को। और उस डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर ननकी बाई के नाम से फाउती उतरवाने का प्रयास किया जाता है। और ननकी बाई का पहचानकर्ता कौन? आजाद इराकी, जिसके नाम से वर्तमान में ये जमीन चढ़ी हुई है। लेकिन इसमें कामयाब इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि ननकी बाई का 10 दिन के बाद देहांत हो जाता है। इसके पश्चात आजाद इराकी एक दूसरे व्यक्ति को लेकर के आता है, एक दूसरे डेथ सर्टिफिकेट के साथ, जो 1/9/2025 को जारी हो जाता है। और इस डेथ सर्टिफिकेट के आधार पे ये जो जमीन है, जो वर्तमान में रजिस्ट्री करता है चंद्रशेखर यादव और अन्य जो 7 लोग हैं, उनके नाम पे फाउती चढ़ जाती है फर्जी तरीके से। हालांकि इसमें पटवारी जो है वो अपने प्रतिवेदन में देता है कि ये जमीन जो है जल भराव का है, और जो रजिस्ट्रार महोदय हैं उनको मौके पे आके इसको देखना चाहिए था, लेकिन वो भी आंख बंद कर लेते हैं, रजिस्ट्री हो जाती है। और जो पटवारी है वो आजाद इराकी के कहने पे एक वंश वृक्ष बना देता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि एक ही आदमी 2 बार कैसे मर सकता है। एक बार यही आजाद इराकी कह रहा है कि भाई इसका जो वारिस है वो ननकी बाई है, और ननकी बाई के मरने के बाद फिर ये सारे वारिस इसमें पैदा हो जाते हैं। तो ये मामले को पूरी तरह से संदिग्ध बनाता है और ये बताता है कि किस तरह से इस जमीन को अपने नाम से कराने के लिए फर्जीवाड़ा किया गया। इस पे पूरी जांच होनी चाहिए और इन सभी लोगों के ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आइए अब आगे बात करते हैं हम कैलाश भैया से। यही बात है ना भैया? जी, बिल्कुल यही बात है। और मैं तो यही कहूँगा कि इसमें जिला प्रशासन को तत्काल नामांतरण निरस्त कर और पुनर्स्थिति में उस स्थान को, जो जल भराव क्षेत्र था, उसको पुराने स्थिति में लाना चाहिए और नगर निगम को सौंप के जल का जो स्तर है, निश्चित रूप से अगर वो उतना एरिया अगर जल भराव क्षेत्र रहेगा तो उस एरिया में निश्चित रूप से जल स्रोत, जल स्तर भी ऊपर उठेगा और शहर को आज नहीं आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ मिलेगा। आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन कैलाश भैया, मन में एक बहुत दुख है जी। दुख इस बात का है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे ना जी, तो हर कोने में मिट्टी का ही बांध बांधा हुआ सही, लेकिन एक खूबसूरत तालाब हुआ करता था जी।
जहाँ जाने पे आत्मा तृप्त हो जाती थी। जी हम लोग अक्सर छोटी छोटी मछलियों को देखा करते थे, उनको चारा डालते थे। जी घर वाले कहते थे कि बेटा तालाब में जाके मछली को चारा डालोगे ना तो ग्रह की शांति होगी। जी। अब तो अंबिकापुर में ग्रह शांति के लिए कोई तालाब ही नहीं बचा। हाँ, सभी कहाँ जा सके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कैलाश भैया कि आप देखिए भातुपारा तालाब को पाठी दिए, रिंग बांध को पाटने का पूरा साजिश हुआ। इसके अलावा आप चले जाइए यदि बौरीपारा तो बौरीपारा बांध का भी वही हाल है। जी जोड़ा तालाब भी अपना अंतिम समय गिन रहा है। जी। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि किस तरह से अंबिकापुर के ताल तलियों पर कब्जा किया जाए? नहीं, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि ऐसे दुर्जन लोग हैं जो इसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को भी, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए और निरंतर उसमें अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए और बचाव करने का प्रयास करना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर अच्छे लोग आगे बढ़ के इस पे काम करेंगे तो दुर्जन सफल नहीं होंगे, कुछ समय के लिए सफल हो सकते हैं। और मैं बहुत आशावादी हूँ कि बहुत जल्द उसका नामांतरण निरस्त होगा और वो जो रिंग बांध है वो पुनः अपनी पुरानी स्थिति में वापस आएगा और इनके मंसूबे फेल होंगे। मुझे जिला कलेक्टर और अजीत बसंत जी के ऊपर पूरी उम्मीद है कि वो ऐसी स्थिति में न्याय करेंगे और सरगुजा के हित में, अंबिकापुर के हित में ये निश्चित रूप से अच्छा परिणाम आएगा। निश्चित तौर पर कैलाश भैया, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि ये महज कागज नहीं है, ये अंबिकापुर का भविष्य है, ये हमारे शहर के लोगों की भावनाएं हैं। उस रिंग बांध को जिन लोगों ने भी देखा है जी, उनको, उनके चेहरे पे मुस्कान लाने वाले ये कागजात हैं। और मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना परिश्रम किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद और इसी तरह से आप आगे भी समाज की लड़ाई लड़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम में साथियों आप सभी से लेता हूं विदा। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गोपाल की चौपाल।